गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो विषय मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ वो हमारे रोज की ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। हमारे लिए रोज इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो है वर्णों का उच्चारण। हम किस तरह से वर्णों का उच्चारण करें जो हमारा उसका सही अर्थ निकले, तो यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि ने बनाए थे, जिसको कि वर्णमाला भी कह सकते हैं संस्कृत की। तो उस वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनका उच्चारण क्या होगा, इसके विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी निकली हुई है और हिंदी के कारण ही हमारे सभी जगह समाज में सब जगह हम लोग उन शब्दों का प्रयोग किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। वर्णों से शब्द बना करके उनका प्रयोग करते हैं, और चूंकि वर्णों का उच्चारण सही से हमें नहीं आता है, इसलिए हम उसका हमेशा गलत प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक साधारण सा है उच्चारण है शा, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, उसको हम लोग षटकोण की बजाय खटकोण बोलते हैं, खटकोण वाली शा। आप लोगों ने अक्सर प्रयास लोगों से सुना देखा होगा, मम्मी या और लोग भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं घर में या क्लास में, तो उनको बताते हैं कि ये पेट फाड़ने वाली, पेट फाड़ू सा है या फिर खटकोण वाली शा है। तो एक सोचने वाली बात है कि खटकोण वाली शा कैसे हो सकती है, खटकोण वाली तो खा होनी चाहिए। तो हमारा उच्चारण इतना गलत है कि हम उसे गलत पढ़ते हैं और गलत बताते भी हैं। तो वो खटकोण वाली शा ना होकर के षटकोण वाली होती, जिसका मतलब होता है 6 कोणों। तो लगभग मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से शकल और सकल है ना, तो सकल मीन्स एक टुकड़ा और सकल माने संपूर्ण। तो शब्दों के उच्चारण से जो गलतियां होती हैं हम लोगों से, उनका सुधार करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें उनका उच्चारण करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे अध्यापक भी, हमारे टीचर्स भी बचपन से ही जो एक प्राइमरी कक्षा का स्तर होता है उसमें वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि ये पेट फाड़ू सा है या ये षटकोण वाली शा है या इसका उच्चारण स्थान क्या है, और नतीजा ये होता है कि वो बच्चों को गलत सिखाते हैं, और उसके कारण ये होता है कि वो बच्चे उसी तरह से उच्चारण करने लगते हैं। और भविष्य में आगे जाकर के, जैसे कि हमारे ही यहाँ जो बड़े बच्चे पढ़ करके बीटीसी में या बीएड में तैयार होकर के जब वो जाते हैं प्राइमरी क्लासों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर वो वही गलत उच्चारण करके उनको भी गलत सिखाएंगे। यानी एक ने 10 को सिखाया, 10 ने 15 को, 15 ने, आगे वो बढ़ता ही जाता है, ये क्रम कहीं टूटता नहीं है। तो सीधा सीधा है कि हम उसको समझें, उसका उच्चारण समझें, उसको सही ढंग से उच्चारण करें। अक्सर कॉपियों में लिखा होगा, देखते होंगे आप लोग, लिखते समय हम लोग गलती कर जाते हैं, बा को बा कर देते हैं और बा को बा कर देते हैं। जहां चाहते हैं वहां बिंदी लगा देते हैं, उसको बहुवचन कर देते हैं, किसी को चाहते हैं जहां, मतलब वो कहा गया हिंदी का मतलब है जहां चाहे इंक छिड़क दो और हो गई बिंदिया, हिंदी पूरी हो गई। तो एक जो भ्रांतियां लोगों के मन में वहम पले हुए हैं, तो उसको सुधारने के लिए ये हमारे बहुत ही जरूरी ये है कि हम अपने जो वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में, उसको हम सही ढंग से उच्चारण करना सीखें। तो आज जो है हम वर्णों का उच्चारण करना सीखेंगे, किस तरह से हमें वर्ण उच्चारण करने चाहिए। तो वर्णों के उच्चारण करने का प्रारंभ करने से पहले, सबसे पहले हम लोग चलेंगे, शुरू से ही सीखना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं तो सब लोग अपने अपने बताएंगे, कोई 12, कोई 13, कोई 15। तो यहाँ पर स्वर कितने मतलब है कि स्वर कितने प्रकार के हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है ह्रस्व। ह्रस्व मतलब एक मात्रा वाला, ठीक है। इसके बाद आता है दीर्घ।
दीर्घ मतलब द्विमात्रिक। और फिर आता है प्लुत। प्लुत मतलब त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं और इसको प्लुत को इससे भी प्रदर्शित कर देते हैं 3 से। मतलब इसको समझ लेना है कि जैसे हमारा नाड़ी धड़कती है तो उसकी धड़कन के हिसाब से एक बार में जो धड़कती है उसे हम ह्रस्व कहेंगे, उससे जो ज्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ कहेंगे और उससे ज्यादा जो समय लगता है उसे हम प्लुत कहेंगे। जैसे कि अ ह्रस्व, आ दीर्घ, आ प्लुत। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। अब हम लोग जब पढ़ाते हैं तो उस समय टीचर्स वगैरह कहते हैं यहाँ पर छोटा आ है या छोटे आ की बड़े आ की मात्रा लगाओ, छोटी की मात्रा लगाओ, तो ये अशुद्ध उच्चारण है और फिर बच्चे कभी जानेंगे नहीं कि ह्रस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। तो अगर हम बचपन से ही छोटी क्लासों से ही अगर बच्चों को हम सही बताएं तो वो अपने से दूसरों को भी सही उच्चारण देंगे। तो इस तरह से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इसके बाद आता है कि स्वरों के उच्चारण का कैसा प्रकार होता है। एक होता है उदात्त। उदात्त का मतलब है कि तेज स्वर में बात करना, मतलब तेज स्वर, ऊंचे स्वर में शब्दों को बोलना। और अनुदात्त माने, उदात्त मीन्स तो हो गया तेज या ऊंचे स्वर में, और अनुदात्त मीन्स थोड़ा सा धीमे बोलना, धीमे स्वरों का प्रयोग करना। और इसी के बाद आता है स्वरित। स्वरित मतलब जो एक सामान्य स्वर में बातचीत की जाए उसे स्वरित कहते हैं। तो इस तरह से स्वर के भेद होते हैं। तो यहाँ तक लगभग समझ में आ गया होगा। उदात्त माने तेज स्वर में शब्दों का प्रयोग करना या तेज स्वर में बोलना, अनुदात्त माने धीमे, और स्वरित माने बिल्कुल सामान्य स्वर में बातचीत करना या सामान्य। तो इस तरह से स्वर का समझाया। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे स्वरों को पहचाना जाए, स्वर कितने होते हैं। अब चलते हैं उच्चारण के लिए। तो उच्चारण में सबसे पहले हम लेंगे अ, कुह, बी, य, कंठा। अकुह, विसर्जनीय, कंठा। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं। आ कु माने क, खा, ग, घ और ङ। और विसर्ग, विसर्ग इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आ में ये बताने की जरूरत नहीं है कि ह्रस्व या दीर्घ, मतलब आ अगर कोई भी होगा तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। आ कवर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। जितने हम लोगों ने 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों में, पांचों वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण। पहले भी क्लासों में भी मैंने कई बार बताया, और उस दिन जब माहेश्वर सूत्र चल रहे थे तब भी चर्चा हुई थी कि ये वर्ग होते हैं। तो कवर्ग को पूरे व्यंजन ना बोल करके कु बोल देते हैं और कवर्ग वो हो जाता है। तो इस तरह से कवर्ग में आ और कवर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है। इसको आप एक बार उच्चारण करके देख लीजिए। जैसे इन सभी वर्णों को हम कंठ से बोलते हैं। जैसे का, खा, गा, इन सब में हमारा जो स्वर की हवा है वो कंठ से होकर के सीधे निकलती है। एक बार देखिए उच्चारण करके, आपको लगेगा कि नहीं, आप उसको कंठ से ही बोल रहे हैं।
ठीक है। इसी तरह से अगला आता है सूत्र है इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? ई, चू का मतलब चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, ञ और य और श। तो ये था इचु यशानाम तालु। मतलब ये है कि ई इसमें ह्रस्व या दीर्घ दोनों का है। चू मतलब चवर्ग, बताया था अभी मैंने, चू मीन्स चवर्ग। तो चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ और फिर या और शा, इनका उच्चारण स्थान हमेशा तालु होता है। तो तालु मतलब ये है कि हमारा जीभ वहां पर जाकर के तालु को थोड़ा सा छूती है। तो जैसे बोलोगे ई और च, छा, जा, झा, या, शा, तो ये जो उच्चारण है ये हमेशा जीभ जब हवा निकलती है तो जीभ हल्का सा तालु को छूती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु समझा जाता है। तो जहां जहां पर उच्चारण बोलते समय, वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ जिस जिस जगह को छूती है वही वही उच्चारण स्थान हो जाते हैं। तो उसी के आधार पर ये इचु यशा नाम तालु है। यहाँ तक समझ में? इसी प्रक्रिया में आगे चलते हैं जिसमें कि देखेंगे अगला है री, टू, र, णाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा मतलब होता है सबसे ऊपर का हिस्सा होता है मूर्धा। तो अब इसमें इसको अलग करेंगे तो होगा री, टू, टू मीन्स अभी बताया था मैंने, टा, ठा, डा, ढा, रा और रा और ये शा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं खटकोण वाली शा। तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब इसमें समझना है मूर्धा क्या है। जो तालु से थोड़ा ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा में जब जीभ पलट करके ऊपर की ओर छूती है तो उसे हम, वो स्थान मूर्धा होता है। कहते नहीं वो नंबर 1 है मूर्ध, तो उसको बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य माने बहुत ही नंबर 1 के सबसे श्रेष्ठ विद्वान, या उसका स्थान मूर्धा पर है, यानी वो सर्वश्रेष्ठ है। तो मूर्धा मीन्स जो हमारे तालु से ऊपर का हिस्सा है और जीभ जब हमारी पलट कर ऊपर जाती है तो उसे हम मूर्धा का माना जाता है। मूर्धा का कुछ उच्चारण स्थान उसे हम बोलते हैं। तो इसमें री, दीर्घ और ह्रस्व चाहे जो भी हो, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। साथ में टवर्ग का, टवर्ग में टा उच्चारण आप करके देखिएगा, टा जीभ ऊपर जा रही पलट के, टा, ठा, डा, ढा, णा, रा, शा। तो इनका उच्चारण स्थान आप जब बोलेंगे तो जैसे वो जीभ पलट के जाती तो वो उच्चारण स्थान होने के कारण उसको मूर्धा कहा जाता है। तो जब ये वाली शा होगी तो इसको खटकोण वाली शा न बोल करके मूर्धन्य सा बोलते हैं और शा इस तरह से बोला जाएगा, टा, ठा, डा, ढा। तो इनका उच्चारण स्थान इस तरह से होता है और इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, याद रहे, क्योंकि आप ही भविष्य के
निर्माता हैं, और अगर आप गलत पढ़ेंगे और गलत पढ़ाएंगे तो फिर पूरा सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। री तू लसा दंत। अब ये देखिए ऋतु लसाना दंता दंत, तो इनमें जो है री तू यानी ता था दा धा और ना और सा, इनका उच्चारण स्थान सदैव दंत होता है। इसमें कभी भी भूल के गलती नहीं करना। जैसे परीक्षा वगैरह में पूछ लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो उसका उच्चारण स्थान दंत है। तो इसमें जैसे कि आप बोलेंगे, देखो बोल के देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, जीभ जो है हमारा दांत को टच करती है। जैसे कि ता था दा धा ना और सा जो है वो इस तरह से जिन शब्दों को हम दांत में जब जीभ छुए तो उसे हम दंत उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इसमें जो है ला का भी उच्चारण स्थान, ला जब बोलेंगे तो जीभ दांत को छुएगी, और तवर्ग में भी इसी तरह से सा, तो इसको जो है दंती सा भी बोलते हैं। सा 3 तरह की बताई है, दंती सा होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये। इस वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आप आगे समाज में आगे बढ़ाएं उसको और लोगों का कल्याण करें। और मैं चाहती हूँ कि इसे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। जो आगे के शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं, कल वो भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे, अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि सब अपने बच्चों को एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा संस्कृति, एक अच्छा ज्ञान देकर जाएं। धन्यवाद, नमस्ते।